ये मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इट। हमें वो जारी बात है कि इंडिया जो है वो हमें टफ टाइम देगा कि हमें अपना जो माजी का जो लेंस था इंडिया को देखने का, उसमें थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। दोस्तों, ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में इंडिया को शामिल किया गया है और यह सब इंडिया की विदेश नीतियों के कारण संभव हुआ है। ब्रिटेन के द्वारा जून में होने वाली इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। और दोस्तों, जब से यह खबर मीडिया में आई है तभी से पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कैसे कमर चिमाने ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ की और पाकिस्तान का इंडिया को देखने का नजरिए को चेंज करने की बात कही। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो G7 ममालिक हैं वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल की जो टॉक्स हैं वो यूके में हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि उसमें भारत भी, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। बल्कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनवाइट किया था, लेकिन वो पेंडेमिक की वजह से मीटिंग वो कैंसिल हो गई। लेकिन जो G7 है उसमें क्योंकि ब्रिटेन होस्ट कर रहा है अगले महीने, ये 11 से 13 जून में G7 की फुल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स आ रहे हैं G7 ममालिक के। तो इंडिया भी वहां पे जा रहा है। सो होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। और यूके ने कहा था कि इंडिया जो है वो, उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर दैट हाउ मच यूके पुट्स इज वेट बिहाइंड इंडिया फॉर ब्रिंगिंग और टेकिंग इट ग्लोबल। दैट्स वन ऑफ द रीजन। दैट डज नॉट मीन के इंडिया की पोटेंशियल नहीं है। ऑब्वियसली पोटेंशियल है तो सबको लेके जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पार पैरिटरी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में। आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक। इसके ऊपर मैंने कोई 2 माह 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज इस सारे प्रोसेस के दौरान। और अब देखा जाए तो ये तकरीबन ये जो जितने ममालिक हैं दे आर गोइंग टू मेक मोर देन अबाउट, आप समझ लें कि 60% जो दुनिया की जो आप समझ लें कि इकोनॉमी है ये 60% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 लीडिंग जो कंट्रीज होंगे, 60% ऑफ दुनिया की जो लोग हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बड़े क्लब में जाके बैठ गया। जब वो इस तरह के क्लब में बैठेगा तो जारी बात है उनका एक अपना रीजनल क्राउड भी इससे एनहांस होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अ, बहुत जल्द अगर ये इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी दोबारा स्टार्ट होती है, हालात बेहतर होते हैं, तो देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि अगले 2 से 4 साल में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर बात होगी। ठीक है जी। और जब एक्सपेंशन की बात होगी तो फिर उसमें जारी बात है जर्मनी भी आना चाहता है, उसमें इंडिया आना चाहता है, उसमें जापान आना चाहता है, उसमें ब्राजील भी आना चाहता है। ठीक है जी।
और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि एक आधा मुल्क अफ्रीका से भी लेंगे टू गिव एन इम्प्रेशन कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये पीछे ना रह जाए, और क्योंकि बड़ी देर से ये चीज होने को है। सो अब आके पता चलता है कि आपकी जो नेशनल पावर होती है, कल भी मैं आपको बता रहा था व्यूअर्स के, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है बेसिकली वो आपकी एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक पॉलिसीज की, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी की, डोमेस्टिक इकोनॉमी की। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो 10 टॉप परचेजिंग पावर पैरिटी मींस के दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज थिंग्स, ठीक है, उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है। बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है, हर एक को चीजें बेचनी पड़ती हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। और अगर हम इसको पाकिस्तान ने अगर इसको ट्रेडिशनल अंदाज से देखने की कोशिश की, जो कि हमारा पुराना तरीका है देखने का चीजों को ट्रेडिशनल अंदाज से, इंडिया को और ये G7 को और बाकी ममालिक को, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीच टू एनी कंक्लूजन। हमें वो जारी बात है कि इंडिया जो है वो हमें टफ टाइम देगा, इंडिया जो है वो हमारे साथ पुरानी राइवलरी तो है, बट हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू क्राफ्ट अ न्यू लेंस। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह अपने जो इन्फ्लुएंस है और किस तरह अपनी जो अपने आप को डेवलप करना है। आज तो हम अभी तक तो अपने अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि हमने अपनी शक्ल किस तरह की बनानी है। क्या हमने इस्लामोफोबिया की बहस को दुनिया में लेके जाना है? क्या हमने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना है? ठीक है जनाब, ओके। या हमने जो है वो इसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह चल रहे हैं। अभी देखें कि ये G7 इतने स्मार्ट हैं कि ये चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसको G7 में नहीं लेके आए, उसको D10 में नहीं बना रहे, क्योंकि ये कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी से इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई फर्क पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि हम चाइना को मेन स्ट्रीम करें, लेकिन और जिस तरह इंडिया चाइना का जो एक राइवलरी इमर्ज हो रही है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो कि जंग नहीं होगी, देयर इज नो वे कि वॉर होगी, लेकिन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है। अब इंडियंस जो अमेरिकन हैं, जो G7 है, वो चाइना को नहीं, कारोबार सारे उनसे करते हैं, दुनिया की सेकंड बड़ी जो है वो इकोनॉमी है। लेकिन वो कहते हैं जी चाइना की जो वेल्थ पर हेड अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो बहुत कम है, सो इसलिए हम उसको नहीं लेना चाह रहे, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। गो दैट इज देयर ओन इशू। लेकिन रशिया को उन्होंने वैसे निकाल दिया, तो अब आप इमेजिन कर लें कि रशिया जो है, ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी मानता रहा, लेकिन आज उनको G7 या D10 का ग्रुप बना के और UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले रहे हैं। उधर से रशिया जो है वो पूरी कोल्ड वॉर में नॉन अलाइन करके उनको असला देता रहा, लेकिन आज किस तरह उनको एक दूसरे को साथ बैठना पड़ता है और रशिया को देखना पड़ता है दैट हाउ इंडिया इज प्लेइंग इटसेल्फ इन द बिगर डेमोक्रेटिक क्लब लाइक G7, और अब ये D10 बनेगा और इस तरह की चीजें हो। सो आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सो हमें जिन चीज़ों को देखना है और हमें जिन चीज़ों को समझना है उसमें ये है कि हमें अपना जो माजी का जो लेंस था इंडिया को देखने का, उसमें थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी।